जय हिंद। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में चंद्रवंश के इतिहास की कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम उत्तराखंड में चंद्रवंश के इतिहास पर लगभग 8 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 क्लासें और बची रहेंगी और उसके बाद चंद्रवंश हम समाप्त कर देंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चंद्रवंश के प्रमुख शासक उद्यानचंद को पढ़ा था। उद्यानचंद के लिए हमने स्पेशल एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और उद्यानचंद के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे जो नए राजा है उनका नाम है ज्ञानचंद। क्या नाम है बेटा? ज्ञानचंद। ये गरुड़ ज्ञानचंद नहीं है, इनका नाम केवल क्या है बेटा? इनका नाम है ज्ञानचंद। काफी महत्वपूर्ण राजा हुए ज्ञानचंद साहब। एक इनका अगर मैं समय पीरियड की बात करूं तो इनका समय पीरियड है 1698 से लेकर के और 1708। कब तक है बेटा? 1698 से लेकर के और 1708 इनका जो है समय पीरियड है। अगर मैं देखूं कि ये किस दौर में थे उस पर मैं बात करूं, वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए जरा शुरू करते हैं ज्ञानचंद जी के बारे में। अगर मैं ज्ञानचंद के समय की बात करूं तो थोड़ा सा उनके अगल बगल का जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। कुमाऊं में कौन है बेटा? कुमाऊं में है ज्ञानचंद साहब। उसी दौर में गढ़वाल में कौन है? उनका नाम है परमार शासक फतेहपति शाह। क्या नाम है बेटा? फतेहपति शाह यहाँ शासक है। डोटी में राजा जो बैठे हुए उनका नाम है देवपाल। क्या नाम है बेटा? देवपाल डोटी में बैठे हुए। और दिल्ली में, खैर दिल्ली का कोई अभी औचित्य नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, दिल्ली में मुगल शासक जो बैठे उनका नाम है औरंगजेब। क्या नाम है बेटा? औरंगजेब। ये मुगल शासक औरंगजेब बैठे। ये परिदृश्य है ज्ञानचंद के दौर में कि किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था उनके अगल बगल है, कैसे उनके पड़ोसी हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जरा सा इनके बारे में जानकारी आगे बढ़ाते हैं, समझे जरा सा। एक चीज आप देखोगे कि ज्ञानचंद के जो पिताजी थे उनका नाम था उद्योतचंद। क्या नाम था बेटा? उद्यानचंद। तो उद्यानचंद जो थे उन्होंने परमारों के साथ युद्ध की नीति जारी रखी और साथ ही साथ उन्होंने जो है देवपाल जो डोटी का शासक है, ये डोटी वाला हिस्सा, वहां के शासक के साथ भी उनकी लगातार लड़ाइयां होती रही। आप जानते हैं उद्यानचंद जो थे बहुत पावरफुल शासक थे। उन्होंने यहाँ जो शासक था परमार शासक और डोटी शासक, इन दोनों ने जब उनके पिताजी के विरुद्ध एक संघ बनाया तो आप जानते हैं उन्होंने दोनों राजाओं को एक साथ पराजित किया था। इतने पावरफुल शासक थे उद्यानचंद साहब। अब उद्यानचंद की मृत्यु के बाद उनके बेटे ज्ञानचंद गद्दी पर बैठे और जब ज्ञानचंद गद्दी पर बैठे तो आपने एक चीज पिछले वाले वीडियो में भी ध्यान रखी होगी कि उद्यानचंद की तरह उन्होंने फतेहपति शाह यानी परमार राजा और डोटी राजाओं के विरुद्ध अपने युद्ध की नीति को जारी रखा। समझ रहे कि नहीं? अब सबसे पहले ज्ञानचंद ने जो युद्ध किया बेटा वो किया फतेहपति शाह पर। किस पर किया? फतेहपति शाह पर उन्होंने युद्ध किया। जैसे ही वो गद्दी पर बैठे 1698 में उन्होंने फतेहपति शाह पर आक्रमण किया और परमार राज्य का जो पिंडर घाटी वाला इलाका था, कौन सा वाला बेटा? पिंडर घाटी वाला इलाका, यानी पिंडर घाटी पर उन्होंने आक्रमण किया सबसे पहले और पिंडर घाटी को उन्होंने बुरी तरह से लूट दिया। किसने? बोलो, ज्ञानचंद ने। ठीक है, तो पहला आक्रमण ज्ञानचंद ने 1698 में पिंडर घाटी पर किया और उन्होंने पिंडर घाटी को बहुत बुरी तरीके से लूट दिया। उसके ठीक एक साल बाद 1699 में, कब की बात है बेटा? 1699 में उन्होंने फिर गढ़वाल के परमार शासकों पर आक्रमण किया और इस समय उन्होंने यही पिंडर घाटी के ही वहां एक गढ़ पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? बधानगढ़। वहां एक गढ़ पड़ता है जिसे हम कहते हैं बधानगढ़। आज भी बहुत फेमस है, वहां माँ भगवती भी है, बधानगढ़ी बहुत फेमस भगवती है। उधर आप बधानगढ़ी नहीं बोलते, वहां गढ़ी बोलते, गढ़ी। जो बोलेंगे बधानगढ़ी नहीं, वैसे बोलेंगे वहां जा रहे, ऐसा नहीं बोलते बधानगढ़ी जा रहे, ऐसे बोलते गढ़ी में जा रहे।
तो वहां आज माता भगवती बहुत फेमस है बधानगढ़ी में। उन्होंने बधानगढ़ी पर आक्रमण किया और उसके बाद बधानगढ़ से वहां नंदा देवी की एक मूर्ति थी माता की, सोने की मूर्ति। वो सोने की मूर्ति बधानगढ़ से लेकर के गया। किसकी मूर्ति बेटा? सोने की मूर्ति जो थी वो बधानगढ़ से लेकर के गया और उसने अल्मोड़ा लेकर के गया। कहाँ लेके गया? अल्मोड़ा लेके गया अपनी राजधानी में। उसने अल्मोड़ा में वहां एक मंदिर है नंदा देवी का मंदिर। किसका बेटा? अल्मोड़ा के नंदा देवी के मंदिर में। किसके मंदिर में बेटा? अल्मोड़ा के नंदा देवी के मंदिर में उसने जो है ये सोने की मूर्ति स्थापित कर दी। किसने? ज्ञानचंद ने। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अब फिर युद्ध होगा जो है फतेहपति शाह के साथ और वो होगा 1703 में। तीसरा युद्ध हो रहा है 1703 में, तीसरा युद्ध हो रहा है। इस युद्ध का नाम पता है आपको क्या था? क्या था? इस युद्ध का नाम था दुधौली का युद्ध। क्या नाम था बेटा? दुधौली का युद्ध। दुधौली का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ ये युद्ध? हुआ ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच। युद्ध बहुत ही खतरनाक और भयानक था और इस युद्ध में कौन हार गया? फतेहपति शाह हार गया। कौन हारा दुधौली के युद्ध में? दुधौली के युद्ध में हारा फतेहपति शाह जो था वो दुधौली के युद्ध में हार गया। क्या ये 1 2 3 पॉइंट आपको समझ में आए? बोलो कोई दिक्कत है तो किसके युद्ध में? दुधौली के युद्ध में फतेहपति शाह हार गया। ठीक जो है करीब करीब 3-4 साल बाद 1707 में फिर जबरदस्त आक्रमण किया ज्ञानचंद ने फतेहपति शाह। बहुत तगड़ा आक्रमण किया और ये आक्रमण इतना भयंकर था। पहले तो ज्ञानचंद यहीं का आक्रमण कर रहा था पिंडर घाटी का अगल बगल। इस समय ज्ञानचंद की सेना यहाँ श्रीनगर, किसकी राजधानी थी? परमारों की राजधानी, यानी परमारों की राजधानी श्रीनगर तक पहुंच गया था। कौन? ज्ञानचंद। और इसने श्रीनगर पर कब्जा कर दिया, यानी राजधानी में कब्जा हो गया। इतना भयंकर तरीके से लूटपाट मचाई चंदों ने, यानी ज्ञानचंद ने श्रीनगर में, कि जो यहाँ का शासक था फतेहपति शाह उसको बेचारे को गद्दी छोड़ के भागना पड़ गया। समझ रहे? गद्दी छोड़ के देहरादून की तरफ भाग गया फतेहपति शाह जान बचा करके। और जब वो जान बचा करके भागा तो चंदों ने जो है बुरी तरीके से श्रीनगर को लूटा। समझ रहे? क्या किया? श्रीनगर को बहुत बुरी तरीके से लूटा। और उसके बाद लूटने के बाद ज्ञानचंद ने श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान दिया। बोले लो भाई ब्राह्मण साहब अब रखो, आप रखो इसको। तो ब्राह्मण को दान दे दिया श्रीनगर को और वापस से ले गया ज्ञानचंद अपने चंद राज्य में। समझे कि नहीं? बाद में जो है क्या होगा? आएगा कौन? कौन आएगा? बाद में आएगा फतेहपति शाह वापस आएगा और उसके बाद वो श्रीनगर पर फिर कब्जा कर देगा। ये परिस्थितियां इस तरीके से लगातार युद्ध लड़ता रहा ज्ञानचंद फतेहपति शाह के साथ। अगर देखा जाए तो उसका संपूर्ण जीवन सिर्फ युद्धों में जा रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है पहला आक्रमण फतेहपति शाह ने गढ़वाल पर या परमार राज्य पर कब किया? उत्तर होना चाहिए 1698। प्रश्न आएगा ऐसा कौन सा शासक था जिसने बधानगढ़ से सोने की मूर्ति लूट करके या उठा करके ले गया, जिसने अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की? तो वो कौन सा शासक था? ज्ञानचंद। पूछा जा सकता दुधौली का युद्ध कब हुआ? आंसर होता 1703 में। प्रश्नों को समझो आप। क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि दुधौली का युद्ध चंद शासक ज्ञानचंद और किसके बीच में हुआ? तो फतेहपति शाह के बीच में। कौन जीता इसमें? वही ज्ञानचंद जीते दुधौली के युद्ध में। अब आजकल पेपर डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे प्रश्न, प्रश्नों का तरीका चेंज हो रहा है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऐसा आ रहा कि नहीं? पूछ देगा ज्ञानचंद के संबंध में कौन सा तथ्य सुमेलित है, लिख लेगा 1698 में पिंडर घाटी पर आक्रमण किया। दूसरा लिखेगा 1699 बधानगढ़ पर आक्रमण किया, है या नहीं? तीसरा ऑप्शन लिखेगा कि ज्ञानचंद ने बधानगढ़ से सोने की मूर्ति लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की। 3 ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन देगा कि दुधौली का युद्ध 1705 में हुआ था। बोलेगा इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? 1705 में थोड़ी हुआ दुधौली का युद्ध, 1703 में हुआ। ऐसे प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको एक एक बात पर, एक एक पॉइंट पर आपकी नजर होनी चाहिए, उसे आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। क्या ज्ञानचंद की परमार राज्य के प्रति क्या नीति रही? क्या आपको समझ में आया? बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। अब वो जाएगा बाबा, अब जो है अब वो जाएगा देवपाल के पास। एक्चुअली वो देवपाल के बाद दुधौली के युद्ध के बाद चला गया था,
और मैंने तो ये परमाणु के साथ पूरा पढ़ाना था, इसलिए मैंने थोड़ा रोक लिया। अब जरा बात करते हैं। आपको याद होगा कि ज्ञानचंद के जो पिताजी थे वो लास्ट में, याद होगा, देवपाल ने जब टैक्स देना बंद कर दिया था, याद है? ऐसा शासक थे उद्यानचंद जिन्होंने ड्यूटी राजाओं को कहा तुम चंदों को टैक्स दोगे। हम पिछले वीडियो में ये बात कर चुके हैं। तुम लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं पढ़ा और आपके पास ये मेरा पहला वीडियो आ रहा है, तो आप प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाएं जहां लिखा होगा चंद्रवंश का इतिहास। अब आप प्लेलिस्ट में आप एक एक करके राजाओं को पढ़ें, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एकदम अगर आप ज्ञानचंद को पढ़ेंगे तो पिछले राजा के साथ हम चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो है चैनल पे जाकर के पहले राजाओं को पढ़ लें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री आसान तरीके से समझाऊं और इस तरीके से बताऊं जैसे कि आजकल मॉडर्न पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब वो गया ना जमाना, डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति कौन है ऐसे प्रश्न। अब तो भैया यूपीएसएससी वाला भी, जैसे हम पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते थे मैचिंग वाले, कौन सुमेलित है वाले, अब तो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए हमें ऐसे ही प्रश्नों को ध्यान में रख करके ये क्लास आपके लिए तैयार करी है और हमें और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। समझना जरा। तो अब जो है क्या हुआ कि ये पॉइंट जब हुआ तो मैं बता रहा था कि जो उद्यानचंद थे उन्होंने डोटी राजाओं को कहा कि भाई तुम्हें हमें टैक्स देना पड़ेगा। डोटी राजा कौन था? देवपाल। तो देवपाल ने कहा कि भैया ऐसा है, मैं टैक्स नहीं दूंगा, है ना? याद होगा आपको, पहले शुरुआत में उसने टैक्स दिया, बाद में उसने टैक्स देने से मना किया। जब उसे टैक्स देने से मना किया तो उद्यानचंद ने यहाँ डोटी पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में देवपाल की सेना जीत गए और इसके पिताजी जो ज्ञानचंद के पिताजी थे वो डोटी में हार गए थे। हारे थे कि नहीं? बोलो भाई। अब वो डोटी में हार गए। उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। याद होगा उन्हें तपस्वी राजा कहा जाता है। उन्होंने कभी युद्ध न करने की कसम खाई। कब खाई थी? बोलो। वहां डोटी में खाई थी, डोटी युद्ध के दौरान। अब वो वापस आ गए, लेकिन ये बात ज्ञानचंद को पसंद नहीं आई। उसने कहा मेरे पिताजी को हराया था डोटी राजाओं ने, इसलिए मैं उनको हरा के रहूंगा और अपने पिता की हार का बदला लेकर रहूंगा। क्या समझ रहे हो? नहीं? बोलो। ऐसा ही हुआ भाई। क्या हुआ देखे तो जरा। उन्होंने क्या किया, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, जरा ध्यान रहे। ज्ञानचंद ने डोटी पर आक्रमण किया। कब किया बेटा? 1704 में। समय पीरियड क्या है? 1704 ईस्वी में ज्ञानचंद ने डोटी पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया बेटा? डोटी पर आक्रमण किया। और तब डोटी का शासक कौन था? वो था देवपाल। लिखा हुआ कि नहीं? देवपाल। डोटी पर आक्रमण। और ये युद्ध जो हुआ वो डोटी और कुमाऊं की बॉर्डर पर हुआ। भाबर वाले इलाके में डोटी और कुमाऊं के जो बॉर्डर था वहां युद्ध हुआ। कब हुआ? 1704 में। और इस युद्ध में डोटी का शासक देवपाल हार गया। मगर ये युद्ध ऐसी जगह हुआ जहां मलेरिया फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था रे? जल्दी बताओ बेटा। मलेरिया फैला हुआ था। और मलेरिया फैलने की वजह से देवपाल हार कर भाग गया। वो तो हार गया बेचारा, लेकिन कुमाऊं की सेना को क्या हो गया? जल्दी बताओ। सेना को मलेरिया हो गया। समझ रहे कि नहीं? लेकिन उसने भैया डोटी को जीत दिया। किसने जीता डोटी को? बोलो। ज्ञानचंद ने डोटी को जीत गया। समझ आ रहा है कि नहीं? एक काम और किया था इसने, ज्ञानचंद ने। इसने क्या किया कि यहाँ जो कत्यूर घाटी है, चंपावत के हिस्से में कत्यूर घाटी, बागेश्वर चंपावत के हिस्से में जो कत्यूर घाटी है, कत्यूर घाटी में उसने बद्रीनाथ का मंदिर का निर्माण किया था। किसका? बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो बागेश्वर की कत्यूर घाटी है उस घाटी में क्या बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो उत्तर क्या होगा? बोलो। ज्ञानचंद। आपको ज्ञानचंद समझ में आए? बोलो। कोई दिक्कत है? ओके। अब ज्ञानचंद के बाद जो अगले शासक आते हैं बेटा उनका नाम है जगतचंद। क्या नाम है बेटा? ये भी बढ़िया राजा है, ये भी कोई खराब राजा नहीं है, ये भी बढ़िया राजा है। इनका नाम है जगतचंद। आइए जरा जगतचंद पर आप नजर दौड़ाइए। जगतचंद। समय पीरियड है 1708 से 1720। ये इनका समय पीरियड है। नाम है जगतचंद। ऐसा राजा जिसके शासन काल को क्या कहते हैं? जिसे शासन को कहते हैं कुमाऊं का स्वर्ण काल। ऐसा सबको शासन काल को बोलेंगे क्या? इतना बढ़िया इन्होंने शासन किया। तो प्रश्न पहला ही पॉइंट क्या? जगतचंद के
जगत चंद के शासन काल को क्या, बोलो भाई, कुमाऊं का, बोला करो तुम, ऐसे सुन मत रहो, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है किसके शासन काल को कुमाऊं का। बैठ गया गद्दी पर, कब बैठा, 1708 में गद्दी पर। अब सुनना, जो काम पिताजी ने किया ज्ञानचंद ने, वही काम ये भी करेगा। और किसके साथ युद्ध लड़ेगा, बोलो, फतेहपति शाह के साथ युद्ध लड़ेगा। मगर दिल्ली की व्यवस्था अब बदल जाएगी। दिल्ली अब औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब 1708 में मर गए, और औरंगजेब मर गया, और उसकी जगह पर अब शासक कौन आए बेटा, बहादुर शाह शासक आएगा। दिल्ली का शासक कौन है बेटा, बोलो भाई, बहादुर शाह। यानी यहां दिल्ली में अब कौन राजा बैठा हुआ है, बहादुर शाह। ठीक है, जरा राजनीतिक परिस्थितियों को दोबारा समझे। परमार में फतेहपति शाह बैठा हुआ है, कुमाऊं में ज्ञानचंद, तो अभी हम पढ़ ही रहे, ज्ञानचंद की जगह हट गया। अब ज्ञानचंद की जगह कौन आ गया बेटा, अब आ गया जगत चंद। कौन आ गया, जगत चंद शासक आ गया। और यहाँ दिल्ली में जो शासक आया उनका नाम क्या है, बहादुर शाह। क्या नाम है बेटा, दिल्ली में बहादुर शाह। ठीक है, कोई दिक्कत है तो मुझे फटक से बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, बोलो। ओके, क्या काम किया इन्होंने बेटा, जरा समझना। जैसे ही ये गद्दी पर बैठे 1708, ये भी अपने पिताजी की तरह बहादुर व्यक्ति था, नॉर्मल नहीं था ये बंदा, ये भी अपने पिताजी की तरह बहादुर था। 1708 में इन्होंने क्या किया, आप ये समझ सकते हैं, 1708-9 सीधे सीधे 1708 और 9, 2 साल लगभग इन्होंने सबसे पहले कहां आक्रमण किया, बोलो, लोहाबगढ़ पर। कहां पड़ता लोहाबगढ़, तो 2 जगह आक्रमण किया, पहला लोहाबगढ़ और दूसरा, बिल्कुल, लोहाबगढ़ और प्लस बधानगढ़। ये किसके राज्य हैं, बोलो, ये है परमार राज्यों के गढ़ है। परमार राज्य के अंतर्गत 2 गढ़ आते थे, लोहाबगढ़ और बधानगढ़। और इन दोनों गढ़ों को, जो कि टच होते थे चंदों के राज्य के नजदीक से, इन दोनों गढ़ों को सबसे पहले 1708-9 में किसने जीता, बोलो, जगत चंद। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जगत चंद कहां पहुंच गया, श्रीनगर। और श्रीनगर पहुंच करके फिर जगत चंद ने क्या किया, श्रीनगर को बुरी तरह लूटा। क्या किया, जल्दी बताओ तो, बुरी तरह लूटा, श्रीनगर पर कब्जा किया और बुरी तरह श्रीनगर को लूटा। इतने भयंकर आक्रमण हो रहे हैं, जरा समझो चीजों को, जरा बुरी तरीके से लूटा। और जो फतेहपति शाह था भाई फिर भाग गया। पिताजी ज्ञानचंद के समय भी भागा था और बेटा जगत चंद के समय भी भागा था। ज्ञानचंद ने एक ब्राह्मण को दे दिया था, श्रीनगर का हिस्सा एक ब्राह्मण को दे दिया था कि नहीं। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि श्रीनगर में एक अपना प्रतिनिधि रखेगा। क्या रखेगा, जल्दी बताओ, एक प्रतिनिधि रखेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। कहां, वापस अपने कुमाऊं चला जाएगा। लेकिन ये जाएगा जब, सुनना जरा से, ये जब वापस जाएगा तो दुनिया भर का पैसा लेकर के जाएगा गढ़वाल से, दुनिया भर की धन दौलत को लूट करके लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा, वापस अपने राज्य में जाएगा। और उस धन दौलत को ऐसा नहीं कि अपने पास रखेगा, गरीबों को दान दे देगा। किसको दान देगा, गरीबों को दान दे देगा। तभी तो बहुत ही प्रिय था जगत चंद जो है अपने राज्य में जनता के बीच में, बहुत ही प्रिय था। इसीलिए तो उसका काल समृद्ध का काल था, क्योंकि पिताजी ने भी दुनिया भर का लूटा, डोटी को लूटा, श्रीनगर को लूटा, पिताजी ने भी वही किया। और जगत चंद भी पावरफुल शासक है, उसने भी श्रीनगर को लूट दिया पूरी तरीके से, लूटा कि नहीं। और पैसा लेकर के आया और गरीबों, राजकोष में नहीं रखा, गरीबों में बांट दिया, ऐसा है नहीं। और गरीबों में बांटने के अलावा कुछ पैसा क्या करा, दिल्ली भिजवा दिया बहादुर शाह के पास, और बोला इसको दे दो भाई को, उसे भी पता चलना चाहिए कि हम कितने पावरफुल राजा हैं। तो दिल्ली भेज दिया सब। कोई दिक्कत है बताओ, ये कौन है ये शासक, इनका नाम है जगत चंद। इतना समृद्धशाली समय था जगत चंद का, पैसा दबा के था, क्योंकि पुरखों ने दुनिया भर का जीता हुआ था। बहुत अभी का समय अगर आप चंद काल को देखोगे तो समृद्धशाली समय है। और ठीक जगत चंद के बाद जो राजा आएगा देवी चंद, और उसके बाद चंद वंश का पतन शुरू हो जाएगा। तब उसके बाद बेकार राजा आएंगे। अभी प्रभावशाली, बहुत पीक में चल रहा है चंद काल, बोलो समझ रहे हो कि नहीं। एक काम और किया इसने,
इसने क्या किया, जुआरी जो होते हैं ना, जुआरी, जुआरी किसे कहते हैं बेटा, जो जुआ खेलते हैं, इसने जुआरियों पर टैक्स लगाया। जुआरियों पर क्या लगाया बेटा, इसने टैक्स लगाया। और जुआरियों पर जो टैक्स लगाया उसे क्या नाम दिया गया बेटा, इसे कहा गया जुआ की वाच। इसने टैक्स लगाया, इसे कहा गया जुआ की वाच। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बोलो। ये कौन है, जगत चंद साहब है। लेकिन बेटा जगत चंद मृत्यु की ओर जाने वाले हैं। 1720 का समय आया, उन्हें चेचक हो गया, बीमारी जानते हो ना, चेचक। और चेचक की बीमारी से मरने वाले कुमाऊं के शासक बन गए जगत चंद। तो प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा चंद शासक चेचक की बीमारी से उनकी मृत्यु हुई, आंसर होगा जगत चंद। कोई दिक्कत है बताओ, बोले भाई। अब बाबू जगत चंद गए। अब जगत चंद के बाद जो दूसरे राजा आएंगे उनका नाम है बेटा देवी चंद। क्या नाम है बेटा, बोलो जल्दी। हाँ, अब उनका नाम है, पानी पिलाओ जरा बेटा, है बेटा, क्या कह रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगले शासक, पानी पिलाओ जरा, तब हम अगले शासक पर आते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरा कमेंट में भी आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके द्वारा किया गया जो कमेंट है वो हमारे लिए एक फीडबैक का काम करता है। कोशिश मैं ये करूंगा कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास को समझाऊं। हाँ जी, अब तीसरे नंबर पे जो राजा है बेटा, उनका नाम है देवीचंद। आप एक बात समझ लो, देवीचंद लिखे उससे पहले एक लाइन आप लिख दो, चंद वंश के का पतन। चंद वंश का पतन का समय, अब पतन शुरू होने वाला। आप ये समझ लो कि अब धीरे धीरे चंद पतन की ओर चलते चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि कोई भी ऐसा शासक नहीं आएगा जो प्रभावशाली हो, जो तगड़े हो, जो अभी तक आपने चंदों को देखा है। सुनना जरा सा, अभी आप देख रहे होंगे कि ज्ञानचंद से पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, उद्यानचंद। पावरफुल राजा था कि नहीं, खतरनाक राजा। उसके बाद ज्ञानचंद आए, और भयंकर राजा। उसके बाद जगत चंद आया, और भयंकर राजा। चंदों के पास पैसा ही पैसा, धन दौलत अपार संपत्ति, किसके पास। अब एक चीज समस्या है, एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वंश का, किसी भी वस्तु का उत्थान और पतन होता है, समझना जरा। यानी जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी अवश्य होगा, चाहे समय लगेगा, लेकिन पतन जरूर होगा। ऐसा है या नहीं, बोलो भाई। हम हमारे सामने की बात है, जो कभी के ऐसे ऐसे रजवाड़े, ऐसे ऐसे देश थे, सिकंदर का देश आज क्या बुरी स्थिति में है, ग्रीस, बोलो है या नहीं। मोहम्मद गजनी का देश हमसे पैसा ले रहा है, हम वहां पैसा लगा रहे, संसद भवन में हमने बनाया अफगानिस्तान में, ये परिस्थितियां, बोलो ऐसा है कि नहीं भाई, बुरी स्थिति है। यानी उत्थान हुआ तो पतन भी होगा। कभी हम इतने सालों तक उनके गुलाम रहे, आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। समय है भाई, पहले कुछ जातियों ने राज किया, बाद में कुछ जातियों ने राज किया। हमारे देश की इतनी बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस 60-65 साल तक राज किया, उसके बाद आज देखो पतन की ओर जा रही है। बड़ी मुश्किल पे उठने की, अब खैर राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उठूं, मेहनत कर रहे हैं वो। तो अभी देखो बीजेपी का उत्थान का काल है। कभी एक ऐसा वक्त था जब बीजेपी को 1 सीट होती थी लोकसभा में, अटल जी जनसंघ से लड़ते थे, दिया उनका चुनाव चिन्ह होता था, 1 सीट बेचारों की होती थी, समझ रहे हो। और आज देखो देश में आधे राज्यों से, आधे से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें, उत्थान हुआ तो पतन भी होगा। यही परिस्थितियां हैं चंद्रवंश की भी। इसलिए मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि भैया अगर कभी अच्छा वक्त आ जाए तो याद रहिए कि समय बदलता है, बुरा भी आ सकता है,
इसलिए दोनों चीजों में समत रहे, है या नहीं? बोलो, समझ रहे कि नहीं? हाँ भाई समझ। अच्छा, एक बार अकबर ने बीरबल से, अकबर बीरबल की कहानी सुनी आपने? चुटकुले वुटकुले कुछ। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसी बात बता कि अगर मैं सुख में सोचूं तो मुझे दुख हो जाए और दुख में सोचूं तो मुझे खुशी मिल जाए। मतलब एक बात बता, बस, ज्यादा नहीं। अकबर बीरबल विद्वान व्यक्ति था, ब्राह्मण व्यक्ति था, विद्वान था। उन्होंने कहा ये वक्त भी चला जाएगा। क्या बोला? अच्छा सोचो, आप सुख के समय हो और ये सोचो ये वक्त भी चला जाएगा, तो दुख होगा कि नहीं? और अगर दुख के समय हो, ये सोचो कि यार ये वक्त भी चला जाएगा, कुछ ही दिन का समय है, तो फिर क्या होगा बताओ? हमें खुशी लगने लगेगी कि भैया ज्यादा दिन का नहीं है। ऐसा है या नहीं? मगर हिंदुस्तान में एक समस्या ये है कि हम लोग जब खुद पे विपदा आती है ना, खुद पे समस्या आती है, हम क्या कहते हैं? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। और जब दूसरे आदमी पे दुख विपदा आती है, हम क्या कहते हैं? साले को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। ऐसा बोलते कि नहीं? है नहीं? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि चंद्रवंश का जो समय है अब वो प्रारंभ हो गया है। कैसा प्रारंभ हुआ? पतन का समय जो है वो प्रारंभ हो गया। और अब जो शासक आया है बेटा, उसका नाम है देवी चंद। क्या नाम है? नाम ही देवी है, काम इसके एक देवी वाले नहीं, नाम ही देवी है। कई लोग अच्छा होता ना, मतलब अपोजिट होते नाम के। नाम है नैन सिंह, बंदा आंखों का काना आदमी है। नाम है धन सिंह, अब भीख मांग रहा। कई बार होते लोग अपोजिट होते हैं। अच्छा, कोई होते जिनका नाम, अच्छा तुमने देश में भी देखा होगा, उतनी फिटड़िंग नाम वाले लोग और बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं, है ना? तो नाम से कुछ नहीं होता भैया, काम से होता है। यहाँ भाई का नाम है देवीचंद, और देवीचंद की हरकतें देखो, आप सुन लो। एक तो पैसा बहुत आया। कहां से आया पैसा? अपने पुरखों से दुनिया भर का पैसा, यानी अपार। अच्छा पहले इसका समय पीरियड देख लेते हैं। इसका समय पीरियड है 1720 से 26, मात्र 6 साल ये समय पीरियड है। अच्छा हिंदू उत्तराखंड की स्थिति क्या है कि यहाँ राजा कौन है भाई? बोलो। यहाँ जो राजा बन गए हैं ये परमारों में, परमार जो राजा बने, अब उनका नाम है प्रदीप शाह। क्या नाम है बेटा? प्रदीप। मगर प्रदीप शाह छोटा है अभी, बड़ा लड़का नहीं है, छोटा लड़का है, अवयस्क है अभी। और इनके जो प्रदीप शाह के संरक्षक है, संरक्षक जानते हो ना? जब कोई व्यक्ति छोटा होता है, राजा बन जाता है, तो उसका कोई संरक्षक बनता है, वो राजकाज करता है नाम से। उसके प्रदीप शाह के नाम से संरक्षक, मुख्य रूप से संरक्षक तो खैर माता थी, लेकिन मुख्य रूप से संरक्षक थे, उनका नाम था पुरिया नैथानी। क्या नाम था? हाँ, ये तगड़े वाले संरक्षक थे पुरिया नैथानी। इन्हें गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं। बहुत खतरनाक आदमी, मैं आपको परमाणु में पढ़ा चुका हूँ। क्या पुरिया नैथानी की स्पेशलिटी याद है आपको? इस बंदे ने औरंगजेब से मिलकर के गढ़वाल में जजिया लगने नहीं दिया था, याद होगा आपको। है विद्वान आदमी जिसे बोल सकते। अब ऐसे थोड़ी इतना बड़ा नाम बोल दिया कि गढ़वाल का चाणक्य है। पुरिया नैथानी इनके संरक्षक है प्रदीप शाह। और आप चंदों में कौन बैठ गए? क्या नाम है भाई साहब का? आप बैठ गए देवी चंद साहब, ये आप समझ लो यहाँ। और यहाँ कौन बैठे हुए दिल्ली में? वही बहादुर शाह रंगीला। क्या नाम है? बहादुर शाह रंगीला। ये रंगीले साहब यहाँ बैठे हुए, दिल्ली के मुगल बादशाह। अच्छा एक चीज देखो, औरंगजेब के बाद की स्थितियों में अगर आप देखोगे तो औरंगजेब के बाद की स्थितियों में दिल्ली में मुगलों का भी पतन शुरू हो गया, उत्तर मुगल काल का दौर आ गया। और उसी समय चंदों में भी देखो तो 1720 के बाद इनका भी पतन का दौर आ गया। यानी लगभग देखा जाए तो मुगलों का और चंदों का पतन का समय एक साथ शुरू हो रहा है। और दोस्ती भी इनकी खतरनाक थी, आपको याद होगा। आपने लाखुली बिराली भी तो राजाओं के नाम सुने हैं ना? नहीं सुने? बताओ, अब समझना जरा। तो यहाँ देवीचंद दिल्ली में बहादुर शाह रंगीला बैठे हुए, यहाँ गढ़वाल में परमार शासक जो बैठे उनका नाम है प्रदीप शाह। मगर उनके जो मुख्य संरक्षक है, जो सैनिक है उनके पास, वो है पुरिया नैथानी। बुढ़े आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है। सुनना जरा, देवीचंद जब गद्दी पर बैठे तो अपार धन दौलत था और अगल बगल चाटुकार बहुत थे। चाटुकार जानते हो? चमचे, टेम्परिंग करने वाले। मतलब भाई साहब तो क्या बोला? मतलब भाई जी यार एक बात है, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो, बहुत वीर हो तुम। भाई को चने की झाड़ में चढ़ा रहे। क्या बोला? भाई तुम बहुत वीर है यार, है ना? तो बोले कितना वीर हो? बोले इतना वीर है कि बहुत खतरनाक है, और मुझे तुझमें ना विक्रमादित्य की छवि दिखती है। किसने बोला? उनके चाटुकारों ने बोला कि भाई तुझमें हमें विक्रमादित्य की छवि दिखती है। अब भाई को कॉन्फिडेंस आ गया, उसने कहा वास्तव में मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूं,
मैं विक्रमादित्य हूं। भाई ने उपाधि धारण करी, किसकी उपाधि धारण करी, जल्दी बताओ दो। उपाधि धारण करी विक्रमादित्य की, समझ रहे कि नहीं। अब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, सुनना जरा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण। अब खाली विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने से कुछ नहीं होगा। भाई ने कोशिश करी कि संवत चलाओ, याद होगा आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने संवत चलाया। उसी तरह से भाई ने कहा कि यार ऐसा विक्रमादित्य बनने से थोड़ी नहीं होगा, एक काम करते हैं संवत भी चलाते। तो एक संवत जो है उन्होंने चलाने की कोशिश करी, किसने बेटा, देवीचंद। पूछा जाएगा किस चंद्रवंशी शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, अपने आप, दूसरों ने नहीं दी, अगल बगल के चाटुकारों ने दी। भाई तू विक्रमादित्य, तू नॉर्मल बंदा नहीं है। और भाई जो फ्लो में वो कॉन्फिडेंस में आ गया और दूसरा संवत चलाने की कोशिश करे। अब सच्ची चला पाता संवत बंदा है, जिसको तुम चने की झाड़ में चढ़ा रहे हो वो संवत सच्ची चला पाएगा। उसने संवत चलाने की भी कोशिश करी। सुनना, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दो जरा। अब बोला यार विक्रमादित्य ऐसा वैसा थोड़ी नहीं होता, युद्ध भी तो करता है, समझ रहे नहीं। अच्छा बड़ी चीज बता दो मैं देवीचंद की, जितना पैसा था इसने अपने चाटुकारों को दे दिया, जिसने उसकी तारीफ करी। अब बोला ले कितना चाहिए, तूने मुझे विक्रमादित्य बोला। अब एक गैड़ा व्यक्ति था, एक अभी गैड़ा विष्ट, उसने सबसे पहले उसको विक्रमादित्य बोला और उसने उसको लाखों रुपए दे दिए। ऐसी उसने अपनी जितने पुरखों की संपत्ति जमा थी उसने सारी की सारी संपत्ति किसको दे दी, अपने चाटुकारों को दे दी। अब बोला भाई तू नॉर्मल बंदा नहीं, तू काम कर, तू युद्ध कर। अब विक्रमादित्य खाली नाम से थोड़ी होता, काम भी करना पड़ेगा। तो बोले युद्ध कर, किससे कर, तो बोले ऐसा सबसे पहले वहां जा गढ़वाल में, और गढ़वाल में जो परमार शासक बैठा वो है छोटा बंदा, अभी बच्चा है वो, और वहां रानी संभाल रही, शासक है, शासिका कौन है, रानी है। अब रानी है, कटौची बैठी हुई थी और रानी बैठी हुई, अब तू काम कर वहां कर आक्रमण। अब कर दिया भाई ने, कब किया, 1723 में। कब किया बेटा, 1723 में आक्रमण कर दिया। 1723 में प्रदीप शाह और देवीचंद के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे नाम क्या दिया बेटा, बागेश्वर के नजदीक हुआ था, क्या नाम दिया, रणचूलाकोट का युद्ध। कब हुआ, हाँ रणचूलाकोट का युद्ध। अब ये युद्ध कैसा हुआ कि इसमें एक तो राजा छोटा बच्चा है और सैनिकों ने लड़ा आपस में, कोई फौजदार वगैरह रहा होगा ना, कोई सेनापति रहा होगा, उन्होंने युद्ध लड़ा ये 1723 का। और इस युद्ध में क्या हुआ, भाई इधर से गया कॉन्फिडेंस में था और इस युद्ध में उसने युद्ध जीत दिया, रणचूलाकोट का छोटा सा युद्ध जीत दिया, आसानी से जीत दिया। अब भाई का कॉन्फिडेंस बढ़ गया देवीचंद का, उसने कहा ये बात हुई भाई। पर उसका नजर तो थी कि यार मेरे जो पुरखे थे वो श्रीनगर जाते थे, कहाँ जाते थे, श्रीनगर जाते थे, मैं श्रीनगर जाने की कोशिश करूंगा, दोबारा युद्ध करूंगा। उसने फिर युद्ध किया। उसी साल 1723 में दूसरा युद्ध हुआ जिसे कहते हैं गणाई का युद्ध। कौन सा बेटा, गणाई का। ये जैसे बंदा इधर से आने लगा, अब ये भनक लग गई किसको, पुरिया नेताड़ी, क्योंकि पुरिया नेताड़ी को पता चल गया सैनिकों से कुछ नहीं होने वाला, मुझे जाना पड़ेगा। अब लीडर बड़ी चीज है, बुढ़ा हो चाहिए, लीडर बड़ी चीज है भाई। और चलिए बात पता चली पुरिया नेताड़ी, और पुरिया नेताड़ी सेना के साथ ही चले गया कुमाऊं की तरफ, समझ रहा, सेना की तरफ वहीं चले गया। पूरी कहानी सुनने के लिए तुम्हें हमारा परमार राजवंश पर जो हमने प्रदीप शाह बना रखा वहां जाना पड़ेगा। और पुरिया नेताड़ी और देवीचंद के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, और वो नॉर्मल बंदा है, चाणक्य है वो, ऐसा वैसा तुम। अब जैसे तुम्हारे गांव में कोई वो बंदा होगा ना, पप्पू टाइप का आदमी, अब उसको तुम गाँव के बड़े आदमी से लड़वा दो तो बोलो हारेगा कि नहीं, समझ लो। एक तो चौक चढ़ा रखा भाई, जैसे अमेरिका आजकल पाकिस्तान को चौक चढ़ा रहा है, उन्होंने कहा तेरे बराबर तो कोई नहीं। अब वो सोच रहा मैं ही, वो थोड़ी जान रहा कि अमेरिका उसको, ट्रंप जो है उसको वो यूज कर रहा है, वो नहीं जान रहा, वो सोच रहे मेरे बराबर कोई। यही सेम कंडीशन, पढ़े लिखे लोग हमेशा वैसे लोगों की मूर्ख बनाते हैं, यही स्थिति पाकिस्तान। अब वही स्थिति उस समय देवीचंद के साथ थी। देवीचंद ठक लड़ने चले गया, वहां पुरिया नेताड़ा है उसने बैंड बजा दी। सेकंड युद्ध में हार गया, गणाई के युद्ध में कौन, देवीचंद हार गया। अब भाई के धक्का लग गया भयंकर वाला, यार हार कैसे गया, ये तो मजाक हो गया, समझ लो। अब वापस आ रहा था, हार के वापस आ रहा था, तो लोगों ने कहा बेइज्जती हो जाएगी भाई विक्रमादित्य की उपाधि और हार के वापस आ रहा है। तो पता क्या क्या, वो अल्मोड़ा के नजदीक क्या करा, एक झूठ मूठ का युद्ध तैयार किया। और अपना कोई सैनिक नहीं होता वैसे वाला है जिसको कोई भी मार दे, क्या जैसे राजपाल यादव नहीं बोलता मैं मंदिर का घंटा हूं, कोई भी आके बचा दे, ऐसे छोटा मोटा सैनिक जो था उसको बोला तू है प्रदीप शाह, और उसको कूट दिया। अब बोले मैंने प्रदीप शाह को मार दिया। अब वापस आके जनता में फैलाया, हमने जीत दिया। बाद में लोगों को पता चला अबे तू झूठ बोल रहा था ना, कहां से जीता, सुनने में आए तो हार गए। अच्छा आज होता चलो मोबाइल फैक्स वैक्स कर दो कि नहीं ये जीता नहीं हारा था, है ना,
फोन पे पता चल जाती है, सोशल मीडिया बोल देते हैं। तब कौन, जब तक गढ़वाल से खबर कुमाऊं में आती तब तक तो भाई साहब दोनों का, तब तक तो भाई चौर में था। अब ठीक क्या हुआ, जब ये सारी परिस्थितियां ऐसी बन रही थी तो भाई की ये स्थिति आ गई कि पैसा समाप्त हो गया, क्योंकि चाटुकारों में बांट दिया। अब खुश करना था मोहम्मद शाह रंगीला को। एक्चुअली हुआ है कि एक बार इसने कोशिश करी मुगलों पर आक्रमण करने, तो बाद में उनको खुश करने के लिए इसने क्या किया, एक मंदिर से क्या लिया, कर्जा लिया। कौन से मंदिर से? जागेश्वर के मंदिर से। जो जागेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर है, जागेश्वर के मंदिर से इसने क्या लिया, लोन लिया, कर्जा 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 लिया। और उस लोन को लेकर के किसको दिया, मोहम्मद शाह रंगीला को दे दिया। समझ रहे हो, ये बहादुर शाह रंगीला को, और ये रंगीला साहब को दे दिया उन्होंने। अरे भाई तुम रखो भाई, ये मेरी तरफ से तुमको भेंट है। अबे भेंट कहा कि तू तो मांग के दे रहा है, पर मतलब झूठी शान के भरोसे बेचारे ने अपना पूरा जीवन खराब करा। जीवन राय कितना, 6 साल तो राज किया। अब एक बंदा जिसने इसको विक्रमादित्य की उपाधि देकर के चौक चढ़ाया था ना चाटुकार ने, उसका नाम था गैड़ाबिस्ट। क्या नाम था? गैड़ाबिस्ट। और इसी गैड़ाबिस्ट ने देवीचंद की हत्या कर दी। समझ रहे कि नहीं? मतलब उल्टे पुल्टे काम किए देवीचंद ने। किसने की? देवीचंद ने। इसके इसी उल्टे पुल्टे कामों की वजह से एक इतिहासकार हुए अंग्रेज, इनका नाम है एटकिंसन। क्या नाम है? एटकिंसन। और एटकिंसन ने क्या कहा देवीचंद को, बोले ये पागल शासक है। अब पागल को हमारे देश में एक ही नाम से फेमस है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये नहीं तुगलक, तो चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है? अब समझ में आ गया क्यों बोला इसको। मतलब उल्टे पुल्टे काम करने की वजह से, जब टैक्स, जब पैसा ही नहीं है तो यहाँ से जागेश्वर से लोन दे करके तो दूसरे राजा को खुश करने के लिए भेंट दे रहा कि भाई तू भेंट दे रहा हूं मैं तुझे। तो ये स्थिति, तो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा आपके पास। अब क्या क्या आपने पढ़ा, क्या पूछा जाएगा? अच्छा, ये बहादुर शाह रंगीला नहीं, इनका नाम मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला, ये मुझसे मिस बोलने में भी लिखने में गड़बड़ हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला। समझना जरा एक्चुअली समस्या क्या है। पूछा जाएगा गणाई का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ। पूछा जाएगा रणचोला कोट का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ। एक एक बात समझ रहे कि नहीं? तो ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। चंद्रवंश का तुगलक किसे कहा जाता है? देवीचंद को। ये भी पूछा जा सकता है चंद्रवंश का जो पतन है वो किस राजा से प्रारंभ हुआ, तो आंसर हो सकता है देवीचंद से। समझ में आ गया? कल जो है हम अगले राजा जो हमारे होंगे उनके नाम है कल्याण चंद चतुर्थ। इसके बाद के राजा जो कि दोस्ती होगी किसके साथ? अब प्रदीप शाह के साथ। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको बताओ? तो वीडियो आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को भी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिन्होंने कर दिया है वो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।